यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में कि ये क्वेश्चन है जो आपको आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और साथ ही साथ जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्जाम दे रहे हैं MPCHO का राजस्थान NHM के लिए, तो जहाँ के आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। आज की क्लास में हम है जो 100 MCQs क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में CHO के एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए CHO प्लस NHM के पेपर्स अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी लोग ये पेपर्स परचेस करते हैं, स्पेशली यदि आप MP के पेपर्स लेते हैं या फिर अदर स्टेट, तो आपको सभी पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। पेपर लेंगे तो आपको MP के पेपर्स हैं जो 16 पेपर्स जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहने वाले हैं, और यदि आप उन पेपर्स के साथ में एक सीरीज आपको फ्री दी जाएगी जिसमें 13 सीरीज होंगी, पर सीरीज 50 MCQs रहेंगे, लेकिन जो पेपर है वो आपको हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में रहेंगे, और जो सीरीज है आपके लिए वो आपकी ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में रहने वाली है, जो कि वो भी आपको MCQs रहेंगी। जो भी लोग इन पेपर से इन सीरीज को लेना चाहता है, आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आप चाहे UPSC का एग्जाम, UPPSC में नर्सिंग का पेपर देते हो या फिर CHO के लिए देते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, What is the name of the world's first intranasal COVID-19 वैक्सीन। आपको पता है कि जो कोविड वैक्सीन बनाई गई थी, स्पुतनिक भी रसिया ने बनाई थी, सभी ने पढ़ी, कोवैक्सीन आई थी, कोविशील्ड आई थी, लेकिन यहाँ पर इंट्रानेजल वैक्सीन की बात की जा रही है। विश्व की पहली इंट्रानेजल, जैसे इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन इंट्रानेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है, एजन वैसे ही विश्व की बनी हुई COVID-19 वैक्सीन जो कि इंट्रानेजल मतलब कि स्प्रे के थ्रू डायरेक्ट आपके नाक के थ्रू है जो इसको इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्शन नहीं, एक तरीके का स्प्रे जैसे रहेगा, आपको इनहेलर होता है उसी तरीके से। तो इंट्रानेजल का मतलब है कि ये नाक में दी जाएगी, इसलिए बाकी अदर जो आपकी IM रूट से दी जा रही थी वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन कौन सी है? इनोकावैक, कोवैक्सीन, HMVAC या फिर कॉम्बैक्ट वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है जो कि विश्व की इंट्रानेजल वैक्सीन है, मतलब नाक से दी जाने वाली COVID-19 की वैक्सीन, और वो है इनोकावैक। कौन सी? इनोकावैक वैक्सीन, जो कि यहाँ पर देखिए इंट्रानेजल वैक्सीन है, जो कि जैसे ड्रॉप भी डालते हैं ना आप, नाक की जो ड्रॉप डालते हैं उसके थ्रू दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो डॉक्टर मनसुख मांडविया है, इन्होंने, और ये बनी कहाँ पर है, इंडिया में ही। कहाँ पर? भारत बायोटेक ने मिलके है, जो भारत बायोटेक और बायोटेक्निकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट के साथ मिलके इस वैक्सीन को बनाया गया है। और इसके लिए जो लॉन्च किया है, किसने? मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया था 27 जनवरी 2023 को। याद रखें, ये वैक्सीन कब लॉन्च हुई थी? 27 जनवरी 2023 को मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और पूरे विश्व में जो ऐसी पहली वैक्सीन है जो कि इंटरनेशनल रूट के थ्रू COVID-19 की वैक्सीन बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर HPV वैक्सीन को लेके भी पूछ सकते हैं कि जो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, न्यू दिल्ली में नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के दिन सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो आधार पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने जो वैक्सीन और भी वैक्सीन बनाई है इंडिया के लिए, जैसे BCG वैक्सीन भी इन्हीं के यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो नेशनल गर्ल्स डे है उस दिन इन्होंने क्या किया था? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के दिन सीरम इंस्टीट्यूट ने है जो अपनी पहली स्वदेशी बनी हुई, क्या है स्वदेशी का, इंडिजियस का मतलब जो सर्वावैक वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर फैलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, HPV वायरस को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बनाई गई थी। नाम है सर्वावैक वैक्सीन। अभी ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दी जा रही, बट बहुत जल्दी इसको जो शेड्यूल है हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसमें या फिर उसके आगे जाके इसको इंक्लूड किया जाएगा। 14 साल की उम्र की गर्ल्स को ये वैक्सीन है जो दी जाएगी। नाम क्या है? सर्वावैक वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पर एक और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे
तो हम हर साल मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। आपको ये पूछा जा सकता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटेड टू द ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। इंडियन अमेरिकन की बात की जा रही है जो कि एज अ ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल के लिए नॉमिनेट किए गए थे। दर्शन साहब, भगवती बोस, उदय सिंह तोनके या फिर राजाजी। तो आपका जीके उसमें क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो होंगे राजाजी। कौन है? राजाजी। ये रहे जो एक इंडियन अमेरिकन है जिनको एज अ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल के तौर पे है जो नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल इंक्रीज्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है हमारे नर्सिंग के। कहा गया है कि जो आपकी थोरेसिक स्पाइन है उसमें क्या कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलती है? क्या है? लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है कि एट्रोपी है? या तो आपको लॉर्डोसिस पूछ सकते हैं, काइफोसिस भी पूछ सकते हैं, स्कोलियोसिस भी पूछ सकते हैं। तीन में से कुछ भी आ सकता है। एट्रोपी का तो मतलब होता है श्रिंक होना, सिकुड़ना। तो यहाँ पर इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ द थोरेसिक स्पाइन का मतलब होगा काइफोसिस। ये देखिए, थोरेसिक स्पाइन में जब क्या हो, प्रॉब्लम हो, अंदर की तरफ टर्न हो जाए तो क्या? काइफोसिस। लंबर में यदि बाहर की तरफ आ जाए, एक आर्च टाइप से बन जाए तो वो लॉर्डोसिस। और सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो तब वो कहलाती है लॉर्डोसिस। तो यहाँ पर आपकी काइफोसिस में क्या होगा? जो आपकी थोरेसिक स्पाइन अंदर की तरफ बल्ज होगी। ये देखिए यहाँ पर तीनों शेप दिए हुए हैं कि आपको है जो बाहर की तरफ जाती है मतलब क्या है? लॉर्डोसिस है। तो पूरी सर्वाइकल, स्पाइन, थोरेसिक, लंबर इसमें तीनों ही डिस्टर्ब रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर इज। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम या फिर स्टेफाइलोकोकाई? कौन सा है इनमें से? कौन सा है जो कि गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो यहाँ पे एक ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एच पाइलोरी, जिसके कारण सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर की प्रॉब्लम होती है। एक और क्वेश्चन आपको आता है कि पेप्टिक अल्सर के लिए, तो पेप्टिक अल्सर के लिए भी हेलिकोबैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर द हेलिकोबैक्टर HCl का ओवर प्रोडक्शन भी अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। गैस्ट्रिक जूस है जो जिसमें स्पेशली हाइड्रोक्लोराइड है, HCl है जो कि तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसके लिए? ड्यूडेनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए। तो यहाँ पे आपको यदि ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है तो क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और H पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एंड हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल अकॉर्डिंग टू द 2011 इंडियन सेंसस। तो 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। हर 10 साल में की जाता है सेंसस कंडक्ट, लेकिन 2011 के बाद से नहीं हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के हिसाब से? मतलब 1084 फीमेल पर 1000 मेल। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पर फीमेल की काउंटिंग क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल के। तो यहाँ पर वो सेक्स रेशियो क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहले बहुत कम होता था, लेकिन केरला का 2011 से ही क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट की। लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है कहाँ की? केरला की। सबसे पिछड़ा हुआ है क्या? बिहार लिटरेसी के मामले में। और यदि यहाँ पे बात की जाए और यदि यहाँ पर नॉर्थर्न स्टेट की बात की जाए तो पौंडुचेरी और केरला दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर, सॉरी पौंडुचेरी तो यूटीआई है, लेकिन जो केरला है यहाँ पे सबसे ज्यादा फीमेल्स होने के साथ साथ यहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है। हर घर में आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो मिल जाएंगे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम? 8 सितंबर, 7 जुलाई, 19 अप्रैल या फिर 28 जून को? कब है जो हम अंतरराष्ट्रीय और इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? तो हम मनाते हैं 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को हर साल है जो अंतरराष्ट्रीय
लिटरेसी दिवस मतलब कि साक्षरता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 8 सितंबर। और यहाँ पे जो हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है वो क्या है? वो है केरला। अगला क्वेश्चन है आपका, मैन्यूवर यूज्ड टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाता है यदि अपर एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो? वाल्साल्वा, हेमलेज, लियोपोल्ड या फिर मिलिट्री। ये क्वेश्चन अभी जो एएनएम का पेपर हुआ था ओएसएससी के थ्रू, उसमें पूछा गया था 3 दिसंबर को कि जो मैन्यूवर यूज किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को के लिए ट्रीट करने के लिए, तो वो कौन सा होगा? वो होगा हेमलेज मैन्यूवर। लेकिन उसमें अलग तरीके से था, एक बच्चे को पूछा गया था कि आप एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे हैं, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो कौन सा मैन्यूवर था? तो वो था हेमलेज मैन्यूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर ऑफ यंग स्ट्रोक। यदि यंग पर्सन में स्ट्रोक आते हैं तो इसका रीजन क्या है? हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, डायबिटीज, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यंग स्ट्रोक का मतलब है कि कम उम्र में है, जो एक यंग एज में स्ट्रोक अटैक आना। स्ट्रोक में क्या होगा कि जो आपको ब्रेन में सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो रप्चर हो जाएगी, या फिर सर्कुलेशन है जो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो स्ट्रोक में यहाँ पर जो कंडीशन है उसके लिए हाई बीपी भी एक फैक्टर होगा, डायबिटीज भी हो सकता है और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द टॉर्सो एंड बोथ लेग। तो यदि पैरालाइज्ड होते हैं आप, लकवा मार जाता है आपके नीचे के हिस्से को और दोनों पैरों को, तो ये क्या है? क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया फिर टेट्राप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब है पूरा नेक के नीचे का हिस्सा लकवा मार जाना, पैरालाइज्ड हो जाना। हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया का मतलब होता है सिंगल साइड। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है पैराप्लेजिया की, और नीचे बोथ लेग और जो दोनों टॉर्सो है वो क्या होना? पैरालाइज्ड होने कहलाएगा क्या? पैराप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब नेक के पूरा हिस्सा, और जो मोनोप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया, इसका मतलब एक साइड का पार्ट ऊपर से नीचे तक का, और यहाँ पर पैराप्लेजिया का मतलब है लोअर हाफ पार्ट है जो आपका क्या होना? अफेक्ट होना। नेक्स्ट इज सेनाइल डिमेंशिया अकर्स ड्यूरिंग। सेनाइल डिमेंशिया है जो किसमें देखने को मिलेगा? चाइल्डहुड मतलब बचपने में, टीनेज, एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज। टीनेज का मतलब है एडोलेसेंट पीरियड में, 10 से 19 साल की एज है जो उसमें। तो सेनाइल डिमेंशिया जनरली देखने को मिलता है वृद्ध लोगों में, जो कि ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनमें जो भूलने की बीमारी आपने सुना होगा वही है क्या? सेनाइल डिमेंशिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी इनकरेक्ट। तो आफ्टर द टॉन्सिलेक्टोमी के बाद क्या है? टॉन्सिलेक्टोमी के बाद क्या है जो आपको नहीं करना है? मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, सक्शन एवरी 2 आवर, गिव क्लियर फ्लूइड व्हेन पेशेंट इज अवेक या फिर गिव नो मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। अभी ये क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ था टॉन्सिलेक्टोमी के बाद आफ्टर द सर्जरी, क्या है जो आपको, जो ओएसएससी का पेपर हुआ था अभी उसमें आया था, क्या है जो आपको नहीं देना है आफ्टर द क्या देना है आफ्टर द सर्जरी। तो उसमें एक था मिल्क ऑप्शन और दूसरा था कि कोल्ड है, जो कोई भी कोल्ड आइटम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कहा है कि क्या इनकरेक्ट है। मॉनिटर करना है ब्लीडिंग के लिए, मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना है, क्लियर फ्लूइड देना है जब पेशेंट जग जाए, लेकिन एवरी 2 आवर में सक्शनिंग है जो नहीं करना है। सक्शनिंग करने से और ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद जो आपको नहीं करना है वो क्या है? सक्शन एवरी 2 आवर। अगला क्वेश्चन है, द हिंड मिल्क इज रिच इन। तो जो हिंड मिल्क होता है किससे भरपूर होगा? फैट विटामिन से, एनर्जी विटामिन मिनरल से, फैट एनर्जी से कि प्रोटीन और एनर्जी से। जो यहाँ पर मिल्क की बात की जा रही है कौन सा मिल्क है? हाइंड मिल्क, या फिर आप इसको जो कोलेस्ट्रॉल हाइंड मिल्क 4 मिल्क है जो वही उसी तरीके से एक है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क में सबसे ज्यादा होता है फैट और एनर्जी। इसी के कारण बच्चों की क्या होती है? ग्रोथ अच्छी होती है। क्या है? इसी मिल्क के कारण बच्चों की ग्रोथ है जो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2 इमेज मैंने ऐड की हुई है। एक है 4 मिल्क, मतलब जैसे ही बेबी को फीड कराना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत जो मिल्क निकलता है क्या कहलाता है? 4 मिल्क।
इसमें ज्यादातर लैक्टोज और प्रोटीन होता है, इसमें हाई कैलोरी और फैट है जो नहीं होता है। लेकिन जब जो ट्रांजिशनल फॉर्म होता है फोर मिल्क से हाइंड मिल्क में, तो इसमें हाई फैट होगा, कैलोरीज होगी, और इसमें इसको पीने के जब बच्चा ज़्यादा देर तक फीड करेगा तब ये हाइंड मिल्क आना स्टार्ट होता है। और इसी मिल्क में को ज़्यादा पीने के बाद है जो बच्चे को क्या होता है, नींद भी आएगी, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तो फुल कैलोरीज भी उसकी कंप्लीट रहेंगी। साथ ही साथ बच्चा है जो हेल्दी और छब्बी टाइप का भी देखने को मिलेगा। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है आफ्टर द डिलीवरी जो सीक्रेशन होता है 3 दिनों तक, स्पेशली येलो कलर का होगा, हाई प्रोटीन होगा, एंटीबॉडीज होंगी, तो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे यदि आपको पूछे कि फोर मिल्क में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहा है कि हाइंड मिल्क में क्या है, ज्यादातर फैट और एनर्जी। वैसे ही यदि फोर मिल्क की बात करें तो फोर मिल्क में क्या है, लैक्टोज और प्रोटीन, क्या है, लैक्टोज और प्रोटीन, लेकिन इसमें कैलोरीज नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, तो ड्यूडेनम में अल्सर है जो किसके कारण नहीं हो सकता, रिस्क फैक्टर नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस या फिर एक्सरसाइज। क्या है जो कि रिस्क फैक्टर नहीं है, तो होगी एक्सरसाइज। स्मोकिंग करने से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, जो छाले आप कहते हैं अल्सर वही है। तो ड्यूडेनल अल्सर है जो रिस्पॉन्सिबल क्या नहीं होगा, वो होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आप स्वस्थ ही होंगे, ना कि आपको कोई बीमारी। डिसीज दैट में अफेक्ट्स मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज, तो ऐसी बीमारी जो कि अलग अलग देशों को, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें कि डिफरेंट कंट्रीज को अफेक्ट करती है, वो क्या है, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या फिर एंडेमिक। इन चारों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आ सकता है। एक आता है साइक्लिक, मतलब जो सीजनल टाइप पे रहेगा, जैसे कि मच्छर के कारण मलेरिया होता है एक सीजन में, जून जुलाई के मंथ में सबसे ज़्यादा होता है, डेंगू फैलता है। वैसे ही यहाँ पे कहा है कि अलग अलग देशों को जो बीमारी अफेक्ट करेगी क्या कहलाती है, पेंडेमिक। क्या कहलाएगी, पेंडेमिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंडेमिक भी आ सकता है, पेंडेमिक भी आ सकता है और एपिडेमिक भी आ सकता है। तो यहाँ पर पेंडेमिक का मतलब है जैसे कोविड हुआ था, पूरे देश को अफेक्ट कर गया था, किसी पर्टिकुलर एक शहर में कोई बीमारी फैलती है वो क्या कहलाएगी, एंडेमिक। लेकिन उस स्टेट में फैलेगी तो वो क्या कहलाएगी, एपिडेमिक। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड वाइड फैलेगी वो क्या कहलाएगी, पेंडेमिक। नेक्स्ट है एसएलई-इज़ा, तो एसएलई किसकी डिसीज है, बोन मैरो की, ज्वाइंट्स की, कनेक्टिव टिश्यू की स्किन की। तो यहाँ पर सीरस लूपस एरिथ्रोमेटस जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू में होने वाली ऑटो इम्यून डिसीज है। कौन सी, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब जिसमें आपके शरीर की खुद की सेल्स आपको हार्म पहुंचाना स्टार्ट करेंगी। एसएलई में एक बटरफ्लाई रैसेस देखने को जरूर मिलता है, आपकी नोज और चीक्स के ऊपर बटरफ्लाई टाइप का शेप बनाया गया, एग्जाम में आपको आ सकता है। एसएलई का क्लासिकल साइन आपके फेस पर दोनों चीक्स और नोज ब्रिज के ऊपर आपको बटरफ्लाई टाइप के शेप का देखने को मिलेगा, क्या कहलाएगा, एसएलई का क्लासिकल साइन। नेक्स्ट इज द साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑल एक्सेप्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, डिस्निया, राइज इन बीपी, साइनोसिस, टैकीकार्डिया। पल्मोनरी मतलब किससे रिलेट करता है, लंग्स से। किससे, लंग्स से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात की जा रही है। क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है जिसमें एक या फिर ज्यादा आर्टरी ब्लॉक हो जाए, किसके कारण, ब्लड क्लॉट के कारण। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लंग एम्बोलिज्म में क्या होगा कि डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉपर जब ब्लॉकेज के कारण सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नहीं जाएगी तो साइनोसिस होगा, ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया होगी मतलब पल्स रेट बढ़ेगी, बीपी लो होगा ना कि हाई होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट करके पूछा है तो वो क्या होगा, राइज इन बीपी, ब्लड प्रेशर है जो नहीं बढ़ेगा। क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बाकी यहाँ पे बीपी घटेगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इन मम्प्सिस। मम्प्स में एक और क्वेश्चन आता है कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है, तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। मम्प्स और गल घंटक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, ऑन द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, या फिर
ऑल आफ्टर स्वेलिंग डिसअपियर्स या फिर ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड। तो कब है जो क्या है, कब है जो यहाँ पर इन्फेक्टिविटी मम्स में देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी की बात की जा रही है तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी देखने को मिलेगी आफ्टर स्वेलिंग डिसअपियर, जब स्वेलिंग है जो गायब हो जाएगी उसके बाद। कब, जब स्वेलिंग गायब हो जाएगी उसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। लार्ज इंटेस्टाइन और जिसको मेगा कोलोन के नाम से भी जाना जाता है, यदि उसमें एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन की बात की जा रही है तो कौन सा क्या टर्म यूज करेंगे, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी या फिर सिस्टोस्कोपी। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है, मेगा कोलोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इसी कोलोन को विजुअलाइज किया जा रहा है एंडोस्कोपी के थ्रू तो ये क्या कहलाएगा, कोलोनोस्कोपी। क्या कहलाएगा, कोलोनोस्कोपी। नेक्स्ट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पैंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारे शरीर की, हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर हियरिंग। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि हियरिंग के लिए, इम्पेयर हियरिंग का मतलब आपको बहरा भी बना सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन, सभी क्या है यहाँ पे एंटीबायोटिक है। नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन, स्पेशली नियोमाइसिन कब दी जाती है, जब मरीज को यूटीआई हुआ हो तब। ध्यान रखें, नियोमाइसिन कब दी जाती है, यूटीआई के केस में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन ऐसी एंटीबायोटिक जो कि हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए हो तो क्या होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करने का काम करेगी। क्या है, उसको डैमेज करने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रग दैट इंक्रीज द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कौन सी ड्रग है, बढ़ाएगी। कौन सी ड्रग है जो हार्ट की पंपिंग एक्शन को बढ़ाएगी, डिगॉक्सिन, लाजेक्स, हेपेरिन या फिर एस्प्रिन। कौन सी ड्रग होगी, तो वो होगी यहाँ पे डिगॉक्सिन। कौन सी, द टाइप ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट फॉर हैविंग डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड swallowing ड्यू टू ड्राई माउथ। कौन सी डाइट है जो रिकमेंड की जाएगी यदि मरीज को चबाने के साथ साथ निगलने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुंह सूखा हुआ है, ड्राई माउथ है इसलिए। सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, लो फाइबर डाइट या फिर लो रेसिड्यू डाइट। कौन सी डाइट है जो रिकमेंड की जाएगी यदि पेशेंट को चबाने में दिक्कत होती है और निगलने में दिक्कत होती है तब, वो डाइट कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट का मतलब है यहाँ पे ऐसी डाइट जिसमें फाइबर्स कम हो, क्योंकि फाइबर्स वाली डाइट को चबा के खाना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर मरीज के लिए क्या है, लो फाइबर डाइट दी जाएगी, ड्राई माउथ है इसलिए। नेक्स्ट इज कंडीशन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। में यूरिक एसिड का लेवल है जो बढ़ जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में, लैक्टोज इंटॉलरेंस में, ऑस्टियोपनिया में या फिर गट में। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो होगी यहाँ पर गट की कंडीशन। कौन सी, गट की कंडीशन। फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो पीकेयू एंटीबॉडीज हैं, कीटोन बॉडीज हैं, वो क्या होंगी, बढ़ी हुई रहेंगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो दूध से बने हुए जिन भी चीज़ों में लैक्टोज है, मिल्क वाली चीज़ों में है, किसी में भी वो उतना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो गट में क्या होगा कि ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तब है जो गट की कंडीशन कॉज होगी, जिसमें जो यूरिक एसिड है कहाँ जाके एक्यूमुलेट होगा, जॉइंट्स के यहाँ पर, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, और इसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है उस ड्रग का नाम आप जरूर याद रखें, एलोप्यूरिनॉल। क्या है, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफ्लाइटिस is seen as a complication in which of the following communicable disease।
सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस की जो कंडीशन है किस डिसीज के कॉम्प्लिकेशन के कारण होगी? मीजल्स में, रूबेला के, मम्स के कि चिकन पॉक्स के? इनमें से कौन सी प्रॉब्लम के कारण, कौन सी डिसीज कंडीशन के कारण, कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन के कारण है जो SSPE की कंडीशन डेवलप होगी? वो होगा यहाँ पर मीजल्स। क्या है? मीजल्स के कारण। किसके कारण? मीजल्स के कारण। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड। यदि बच्चे को ल्यूकेमिया है, मतलब कि ब्लड कैंसर की कंडीशन बनी हुई है बच्चे में, तो आप उसको कौन सी डाइट है जो रिकमेंड करेंगे? कोल्ड क्लियर फ्लूइड देंगे, वार्म क्लियर फ्लूइड देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे, लो कैलोरी डाइट देंगे? क्या देंगे आप उस बच्चे को यदि बच्चे के लिए क्या है, बच्चे के लिए क्या है यहाँ पर ल्यूकेमिया हुआ है तो नोजिया क्या है, हो रहा है, नोजिया क्या है, वॉमिटिंग टाइप की फील हो रही है, तो आप उसको कोल्ड क्लियर फ्लूइड देंगे। कौन सा? कोल्ड क्लियर फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे? इंटरनेशनल नर्सेस डे नहीं है, नर्सेस डे तो हम 12 मई को मनाते हैं, यहाँ पे लेबर डे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 10 मई, 9 मई, 1 मई या फिर 15 मई को मनाते, मई में ही है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, लेबर दिवस का मतलब जो मजदूरी दिवस है वो यहाँ पे वो था 1 मई को। कब? 1 मई को, और 1 मई को है जो हमें सेलिब्रेट करते हैं। और जो भी लोग इन पेपर्स PDF को लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। सभी PDF पे आपको मेडिकल एंड नर्सेस सबका वाटरमार्क रहेगा, जो ओरिजिनल PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है, जर्म सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट कोच ने, रोनाल्ड रॉस, लुइस पास्चर की वॉल्टर रीड ने। जर्म सेल थ्योरी दी थी किसने? लुइस पास्चर ने। किसने? लुइस पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे? तो कौन सा दिन है विश्व लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट संडे ऑफ फरवरी, लास्ट संडे ऑफ मार्च या फिर लास्ट संडे ऑफ अप्रैल? हर साल हम रविवार को, जनवरी में जो आखिरी रविवार होता है उसी दिन हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे के तौर पे सेलिब्रेट कितने तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं? जो लास्ट संडे होता है जनवरी का, चाहे वो लास्ट संडे जनवरी का 29 को पड़े, 30 को पड़े, 31 को पड़े, लेकिन 25 को पड़ जाए मान लो, तब भी लास्ट संडे को ही हम क्या करते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के तौर पे मनाते हैं। डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम कब? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन नर्सिंग का हर एक एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है, NPH इंसुलिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। एक क्वेश्चन UPSSC एग्जाम में आ चुका है, OSSC में आ चुका है, नॉरसेट में अभी तक 4 बार पेपर हो चुका है, 3 बार ही आ चुका है। NPH इंसुलिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग? NPH इंसुलिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो NPH इंसुलिन बिलोंग करता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग। ये देखिए यहाँ पे ये रहे आपके रैपिड एक्टिंग, जिनमें ह्यूमोलॉग, नोवोलॉग है जो इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि 5 से 15 मिनट में काम करना स्टार्ट करेंगे, 3 से 5 घंटे के लिए काम करेंगे। शॉर्ट एक्टिंग मतलब रेगुलर, जो कि ह्यूमिलिन और ह्यूमिलिन R है और नोवोलिन है। तो यहाँ पर 30 मिनट में काम करते हैं, लेकिन 5 से 8 घंटे को ही काम करेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब होता है NPH, तो इसमें ह्यूमिलिन N और नोवोलिन N दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि 10 से 18 घंटे तक के लिए काम करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग में आपको लेवेमिर, लैंटस, टोजियो तीनों आते हैं। स्पेशली या तो लॉन्ग एक्टिंग के एग्जाम्पल देके इंटरमीडिएट पूछेंगे एक्सेप्ट करके, यहाँ पे यार शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग पूछ सकते हैं। तो आपको चारों कैटेगरी याद रखना है। नेक्स्ट वन, मोस्ट माइक्रोबियल स्ट्रक्चर एंड एंजाइम्स इन ह्यूमन बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर हैं और जो एंजाइम्स हैं किससे बनते हैं? लिपिड से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की वॉल्टर रीड से।
किससे बनते हैं सभी? तो ये बनते हैं प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा जो माइक्रोबियल स्ट्रक्चर होते हैं, फिर एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सभी प्रोटीन्स चेन के थ्रू बनते हैं। इसके थ्रू? प्रोटीन चेन्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइज ऑफ निडल फॉर IM इंजेक्शन। यदि किसी को आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो निडल की साइज क्या होनी चाहिए? 10 to 20 गॉज, 21 to 23 गॉज, 24 to 25 गॉज या फिर 26 to 27 गॉज। तो एक एक्यूरेट गॉज पूछा है, यदि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं आप तो होगा 24 से 25 गॉज का। किसका? 24 से 25 गॉज का। पहली जनसंख्या नीति और फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है जो कब स्टार्ट की गई थी? 1976 में, 1978 में, 1952 में कि 1987 में? तो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी? प्रोग्राम पूछे तो वो अलग है, लेकिन पॉलिसी की बात की गई है। तो पहली जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो आई थी कब? 1976 में। पहली जनसंख्या की जो पॉपुलेशन जो नीति थी या फिर पॉपुलेशन पॉलिसी कह सकते हैं आप, वो आई थी 1976 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। कब? 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच इज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया था? चाइना ने, USA ने, रसिया ने कि इंडिया ने? तो सबसे पहला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला देश था हमारा भारत। कौन था? भारत, जिसमें सबसे पहले 1952 में ही नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो नाउअडेज इंडिया की जनता चाइना से ज़्यादा है, लेकिन पहले एग्जाम में आता था कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो वो चाइना था। लेकिन अभी यदि पूछा जाए तो आपको भारत के लिए मार्क करना है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल के कर दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। तो इसमें से आपको जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, एक पॉपुलेशन पॉलिसी आता है, आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ सकता है, पहला देश कौन सा है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो वो इंडिया, और रीनेम क्या कर दिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का? तो रीनेम है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि 1977 में नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। तो एक सेल का किसी दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फ्रेनाप्लासिया। ये आपने सभी जो टर्मिनोलॉजी है ऑन्कोलॉजी में पढ़ी हुई है। जो जब सेल्स में जो डिवीजन होता है, सेल्स की साइज बढ़ेगी, नंबरिंग बढ़ेगी, वो है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना एक सेल का दूसरी सेल में, तो ये कहलाता है क्या? मेटाप्लासिया। क्या है? मेटाप्लासिया। प्लासिया का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर क्या है? मेटाप्लासिया। एक प्रकार की कोशिका तो क्या दूसरे प्रकार की कोशिका में चेंज होना, परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? मेटाप्लासिया। क्या होगा? ये देखिए मेटाप्लासिया। नॉर्मल सेल्स इस तरीके से रहेगी। एट्रोफी मतलब सेल की साइज क्या है? श्रिंक हो रही है। क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है और छोटी हो रही है। जैसे आपका एनाप्लासिया, तो यहाँ पर सेल साइज क्या हो रही है? छोटी हो रही है नॉर्मल से। फिर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल की साइज का बढ़ना। क्या है? सेल की साइज का बढ़ना। और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या है? साइज बढ़ेगी सेल की। प्लासिया का मतलब क्या है? सेल की नंबरिंग 2, 2 से 4, 4 से 8 होगी, जो कि मेटास्टेसिस ट्यूमर में होती है। मेटाप्लासिया में क्या होगा? वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल टाइप है जो दूसरी सेल में क्या होगी? कन्वर्जन होगा। और डिस्प्लासिया का मतलब है कि अनअरेंज तरीके से ग्रोथ होना सेल्स का। और ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं किसमें? मेटास्टेटिक ट्यूमर में। और
करें दैट मीन सेल क्या है, श्रिंक हो रही है, सेल की साइज कम हो रही, घट रही है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही, इंक्रीज द सेल साइज। हाइपरप्लासिया का मतलब है नंबरिंग बढ़ रही, इंक्रीज सेल नंबर। मेटाप्लासिया का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्जन होना कहलाता है मेटाप्लासिया। और डिस्प्लासिया का मतलब है एक सेल का बहुत ही डिसऑर्डर तरीके से, गलत तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ करना, तो क्या है, डिस्प्लासिया। नेक्स्ट वन, 16-year-old preemie-gravid patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension, giving intravenous magnesium sulfate. Nurse obtained which of the following information? एक क्वेश्चन की MgSO4 देने के बाद है जो क्या चीज़ आप चेक करेंगे या फिर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको एग्जाम में भी आया है, मेंस नॉरसेट में, प्री में भी आया था, मेंस में भी आया है। क्वेश्चन है, गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्षीय प्रीमी ग्रेविड रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? तो MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले बीपी के लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो अब इसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। यदि ओवरडोज होता है तो अब कैल्शियम ग्लूकानेट दे देंगे एंटीडोट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अब क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, एवरी ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। क्या चीज आप चेक करेंगे? ओल्ड प्रीमी ग्रेविड पेशेंट में जो कि एडमिट है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है उसको तब। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिम्टम को यहाँ पर सीवियर साइड इफेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर आपको चेक करना है, क्यों? इसके कारण MgSO4 के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक घंटे में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी होगी। सीवियर साइड इफेक्ट पूछे मैग्नीशियम सल्फेट के MgSO4 के, तो वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए आपको बार बार हर एक घंटे में रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। नेक्स्ट वन, 28-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism caused this acute breast problem? 28 वर्षीय स्तनपान कराने वाली महिला को तीव्र बुखार, स्तन दर्द, सूजन की समस्या हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तीव्र स्तन समस्या का कारण है? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। पहली चीज जो बेस्ड ऑन द साइन हम बात करें कि ये है क्या, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, फीवर है, तो ये सब जो फीवर आ जाए मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो अब यहाँ पर ब्रेस्ट में तो ये क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। ब्रेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। दिस मास्टाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है, सॉरी कॉज क्या है वो, स्टेफाइलोकोकस। क्या है, स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मास्टाइटिस है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना ब्रेस्ट में, तो यहाँ पर इसके जो साइन बताए गए हैं कि फीवर है, ब्रेस्ट पेन है, स्वेलिंग भी है, तो किसके, सभी मास्टाइटिस के साइन है। और ये होता किससे, मोस्ट ऑफ दी स्टेफाइलोकोकस से। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्ताल्पता किसका परिणाम है? प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है उसका रीजन क्या है? डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन द प्रेगनेंसी या इंक्रीज डिमांड ऑफ द फीटस। तो यदि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो ये होता है ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। अब यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग कैटेगरी है एनीमिया की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। माइल्ड में 9 to 10.9 ग्राम पर DL मतलब माइल्ड एनीमिया हुआ है। मॉडरेट में 7.8 to 9, सीवियर में लेस देन 7 ग्राम पर DL, वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL।
सीवियर और वेरी सीवियर केसेस में सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सभी क्या है, 4 क्लासिफिकेशन WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया के लिए, कि कौन सी कैटेगरी में, यदि कितना कम हीमोग्लोबिन है आपका तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? पॉलीयूरिया, वेट गेन, वॉमिटिंग या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा यहाँ पर? यदि किसी को क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इसके प्राइमरी फीचर्स क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर्स में आपका हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आपके क्या हो सकते हैं, जो रेगुलरली आने चाहिए 28 दिन में, आप किसी की 30 किसी की 35, उसकी जगह पे कैसे आएंगे, रेगुलर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बार बार ब्लीडिंग होगी, महीने में 2 बार तक ब्लीडिंग होगी। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी फीचर हैं किसके, सर्वाइकल कैंसर के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वायबल फॉर। तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में एग रिलीज होता है, तो ओवम कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, 24 to 36 आवर और 48 to 72 आवर तक। तो यहाँ पर ओवम की बात की जा रही है, तो ओवम रहता है 12 से 24 घंटों तक। कितना? 12 से 24 घंटे तक है जो वायबल रहेगा। ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवरी एक एग है जो रिलीज कर देगी। तो यहाँ पर जो ओवम है, ओवम वायबल रहेगा कितना, 12 से 18 घंटों तक। एज एन ऑप्शन की बात करें तो कितना होगा, 12 to 18 आवर्स तक। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पेरिटोनियम लेयर जो कि कवरिंग लेयर है एब्डोमेन की। तो यहाँ पर पेरिटोनाइटिस में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो क्या इसका रीजन होगा? यूकोलाई, एच पाइलोरी मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सिफिलिस के लिए तो ट्रिप्नोमा पैलिडियम, एच पाइलोरी है पेप्टिक अल्सर के लिए। अब बचता है क्या आपका, इकोलाई। क्या है? इकोलाई, जो कि यूटीआई में पेरिटोनाइटिस के लिए सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है कि इसके थ्रू है जो ये प्रॉब्लम होंगी, यूटीआई। एंड यदि एब्डोमेन ऑर्गनल में या फिर पेरिटोनाइटिस का जो रीजन पूछते हैं, पेरिटोनाइटिस से पूरी कवरिंग हो गई, लेकिन इस कवरिंग में यदि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कहलाएगी पेरिटोनाइटिस। इसका रीजन क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो होगा इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन इज। महिलाओं के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन सी है? माला डी, माला एन, लेवोनोजेस्ट्रोल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वुमेन के लिए, वो कौन सी है? होगी यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल, जो आइकेन आईपेल मार्केट में अवेलेबल होती है वही। इसमें क्या है, लेवोनोजेस्ट्रोल रहेगा, जिसको विदिन 72 घंटों के अंदर, यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हुआ है, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेवोनोजेस्ट्रोल जो कि विदिन 72 घंटों के यूज कर ली जाती है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज। यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आप देंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी? पहली चीज, जो माँ नर्सिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उनको क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अवॉइड किया जाता है। लेकिन यदि देना भी है तो क्या देंगे, मिनी पिल, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है और जो बेबी फीड करेगा उसके लिए क्या करेगी, ये टारगेट नहीं करेगी, जो कि 99% तक इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन या फिर मिनी पिल है, जो माएँ जो बच्चे को फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकती हार्मोनल? तो वो होगी यहाँ पर मिनी पिल्स, जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर सहेली। सहेली वंस अ वीक पिल है, मतलब और में लॉक्सिफेन है जो इसके लिए सेंट्रोक्रोमेन नाम से भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सहेली है, क्या है, सहेली है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है। वंस अ वीक पिल के नाम से भी ये जानी जाती है, सहेली और सेंट्रोक्रोमेन। नेक्स्ट वन, सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। सेफ पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेफ पीरियड का मतलब है कि जो 5 दिन पहले के और 5 दिन बाद के पीरियड्स के बाद सेफ कंसीडर किए जाते हैं वो, मतलब इस टाइम पर बिना किसी अनप्रोटेक्टेड मेथड अपना के, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपना के सेक्स करना तो क्या सेफ पीरियड है, ऐसे बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेफ पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे? ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन या फिर लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। पहली चीज, जब तक एग ही रिलीज नहीं होगा तो बच्चा कैसे का आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये डिपेंड करता है किस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, किसी की 28 दिन की है, तो 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पर एग रिलीज होगा। तो अब सेफ पीरियड डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, 35 दिन की है कि 28 दिन की है। नेक्स्ट वन, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यदि एक नर्स है जो कैथेटराइज करती है ब्लैडर को, प्रेगनेंसी, लेडी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर कैथेटराइजेशन के लिए सभी चीज़ें आपको सही पता है फीमेल यूरेथ्रा को लेके, किसी एक को छोड़कर। इट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सॉरी इंचेस इन लेंथ, सेंटीमीटर में 5 तक जाता है, 5 से ज़्यादा, और मेल का होता है 20 तक। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि फीमेल का यूरेथ्रा है एज कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा के बहुत ईजी है कैथेटराइजेशन करना। तो यहाँ पर लेंथ सही बताई गई है, लेकिन कहाँ पर रहेगा? फीमेल यूरेथ्रा इज लोकेटेड विद इन द वेजाइनल बॉल। जो फीमेल यूरेथ्रा है वेजाइनल बॉल के अंदर साइड को रहेगा, और जो ओपनिंग है, क्या है ओपनिंग है, वो लेबिया में होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज इज नोन एज। आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे भाग के दौरान गंभीर रक्तस्राव के साथ सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है, समय के पहले डिटैच होना स्टार्ट हो जाए सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में विथ सीवियर ब्लीडिंग के, तो ये कहलाएगा आपका एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स का जो मुंह है उतना क्लोज नहीं रहेगा वीकनेस के कारण या कुछ अदर रीजन के कारण, ताकि प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग बन के बेबी अंदर ही सुरक्षित रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बेबी का इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस में हो जाएगा, मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया जो सर्वाइकल ओस के यहाँ की जो म्यूकस बनेगा सेंट्रल पार्ट से प्लेसेंटा क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, तो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज ड्राइनेस ऑफ आइज इज नोन एज। आंखों का सूखापन किस नाम से जाना जाता है? पैटेलिज्म, हैलिटोसिस, ज़ेरोफ्थैल्मिया फिर ज़ेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर ज़ेरोस्टोमिया, ज़ेरोफ्थैल्मिया, हैलिटोसिस 3 एग्जाम में आते हैं। तो ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या? ड्राइनेस ऑफ आइज, जो कि होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा ज़ेरोफ्थैल्मिया, और इसमें आंखें क्या रहेंगी? ड्राई रहेंगी। हैलिटोसिस का मतलब है बैड ब्रीदिंग, जो सांस आप छोड़ेंगे तो दूसरे को स्मेल देगी, तो क्या है? हैलिटोसिस। है कि भारत में सबसे ज्यादा अंधेपन का फर्स्ट रीजन क्या है? तो है कंजक्टिवाइटिस, मोतियाबिंद।
दूसरा रीजन कहें तो वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर। अंधे होने का जो मेन रीजन है भारत में वो क्या है? पहला रीजन तो है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है? कंजक्टिवाइटिस और मोतियाबिंद। दूसरा रीजन की बात करें तो वो रिफ्रैक्टिव एरर्स। नेक्स्ट है जो ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। मिशन परिवार विकास प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो मिशन परिवार विकास प्रोग्राम कब आया था? ये कम्युनिटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आपको 2016, 1952, 1952, 2009 और 1971। तो जितनी भी यहाँ पर डेट दी, जो सन दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम आपका आया है। जैसे यहाँ पर 1971 में क्या आया था आपका? एमटीपी एक्ट। क्या आया था? एमटीपी एक्ट 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था। फिर अमेंडमेंट एक्ट इसके बाद आया हुआ था। फिर आपका आता है 1952। 1952 में भारत एक पहला जो कंट्री था जिसने पहली बार जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया था यहाँ पर। एंड साथ में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और यहाँ पर 2016 में आया था मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास लाया गया था कि जितने भी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके उसके लिए आया था। और साथ ही साथ 19 एक और प्रोग्राम आया था, यदि आपको एग्जाम में आए तो इसी टाइम पर आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आप याद रखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गांव में जो भी डेवलपमेंट होना है उसके लिए प्रोग्राम है जो लाया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2016 में आया था मिशन परिवार विकास। 1952 में आया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और दूसरा यदि 1952 में ही पूछे तो वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को ही अवॉइड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, आफ्टर दैट नहीं। ये देखिए यहाँ पर फिर जो हमने पढ़ा कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आया था 1952 में। इस प्रोग्राम का नाम बदल के रख दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। तो मिशन परिवार विकास का जो एम था वो क्या था कि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूज़ करवाना है। जो हाई फोकस स्टेट है जहाँ की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है उनको टारगेट करना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिशन परिवार विकास लॉन्च किया था 2016 में, इसका मेन फोकस था 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ के थे, किस स्टेट के थे? तो वो थे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। क्योंकि यहीं के कारण जो जनता है ज्यादा हो रही थी और जो यहाँ पर गरीबी है वो क्या है, वो भी पॉवर्टी भी ज्यादा है। तो इसीलिए इन स्टेट को टारगेट किया गया, इसके 146 डिस्ट्रिक्ट को इस प्रोग्राम के तहत लाया गया कि हमें 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 तक लेके आनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द नर्स evaluates the adequacy of the neonate's oxygen while monitoring। तो यदि एज अ नर्स आप बच्चे में ऑक्सीजन है जो प्रॉपर एडिक्वेसी है या नहीं, मतलब जितनी जरूरत है उतनी है नहीं, कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से इवैल्यूएट करेंगे आप? साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूअसली, आर्टेरियल ब्लड गैस, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो एक न्यूनेट बेबी में इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ऑक्सीजन का कि बच्चे में प्रॉपर ऑक्सीजन है या नहीं? तो वो होगा एबीजी से। किससे? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से। किससे? एबीजी से। साइनोसिस है जो बच्चे में हैंड और फीट में बस देखने को मिल रही है यदि, लेकिन सबसे पहले बच्चों में साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, लिप्स के यहाँ से शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे सही क्या होगा? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है? पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर,
क्लेविकल फ्रैक्चर या फिर कोलेस फ्रैक्चर। तो सबसे कॉमन फ्रैक्चर की बात की जा रही है, वो भी बच्चों में। जो बच्चे जब गिरते हैं सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिलता है? तो बच्चों में सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है, यदि हम बोन की बात करें तो सबसे कॉमनली बच्चों की जो हड्डी टूटती है वो है रेडियस अल्ना फोर आर्म की जो बोन्स है वो। कूलिस फ्रैक्चर जो कि रेडियस क्लोज टू द रिस्ट है, यहाँ पर जो कूलिस फ्रैक्चर है वो है। लेकिन बच्चों में यदि बात की जा रही है तो यहाँ पर यदि पर्टिकुलर बोन पूछे तो आप रेडियस अल्ना कहेंगे, लेकिन कॉमन टाइप का फ्रैक्चर पूछे तो वो होता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, जिसमें एक बोन है, क्या रहेगी? एक बोन है जो क्या हो जाती है, एक तरीके से हमें कहेंगे कि लकड़ी जैसे आप तोड़ते हैं उस तरीके से यहाँ पे हड्डी भी टूटेगी, एक साइड बेंड रह जाएगी, दूसरे साइड से बोन टूट जाएगी। देखिए यहाँ पर हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब है कि फ्रैक्चर जिगजैग मैनर में होगा। कैसा? जिगजैग मैनर में। ऑब्लिक में सीधा बोन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड, मतलब एक ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड तो दूसरा नॉन डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस में क्या होगा कि सेम जगह से दो पार्ट में डिवाइड होगी, बट ऑब्लिक लेकिन नॉन डिस्प्लेस्ड में क्या होगी? वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। लाइनर में बोन इंटरनली क्रैक बस होगी। फिर आता है कम्युनिटेड में बोन्स के फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। फिर आता है स्पाइरल, तो स्पाइरल फॉर्म में टूटेगी, और सेगमेंटल में बोन दो से ज्यादा जगह से टूटेगी, तो वो कहलाता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। जो यहाँ पर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात हो रही है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बोन क्या होगी? बेंड होगी, एक जगह से थोड़ी सी बेंड रहेगी, दूसरी जगह से टूटी हुई रहेगी। तो क्या है, बच्चों में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है क्या? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे ग्रीन का मतलब है यहाँ पर क्या है, जो ब्रांच ऑफ ट्री होती है वो ब्रेक होती है, तो यहाँ पर एक साइड से टूट जाएगी पूरी, लेकिन दूसरे साइड से बस बेंड रहेगी। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो कैटगट है जो इंटेस्टाइन से बनते हैं, किसकी? डोमेस्टिक कैट की, जो पालतू बिल्लियां होती हैं। वाइल्ड कैट मतलब जंगली बिल्लियां। सीप या फिर हॉर्स। जितने भी जो कैटगट की बात की जा रही है वो कुछ ना कुछ एनिमल से रिलेट करते हुए बनेंगे। तो इंटेस्टाइन की बात की गई है तो बनेंगे सीप। भेड़ की हाथों से जो सर्जिकल सूचर के लिए जो नेचुरली जो डिग्रेडेड सूचर्स होते हैं, जो बॉडी क्या कर जाती है, आपको पहले होता था कि जो टाँके लगे उनको कट करवाना पड़ता था, बट अब एब्जॉर्बेबल लगते हैं, जो क्या कहलाते हैं? कैटगट सूचर, जो कि 90 दिनों में ऑटोमेटिक आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर जो बनते हैं जो सूचर, जो कैटगट सूचर की बात की जा रही है, बनते हैं किससे? सीप की इंटेस्टाइन से। किससे? सीप की इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीप। नेक्स्ट वन इज a patient is suspected to have hepatitis. Which diagnostic test will confirm the diagnosis? यदि किसी मरीज को हेपेटाइटिस हुआ है तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे कंफर्म करेगा कि मरीज के लिए क्या है? कौन सा टेस्ट कंफर्म करेगा कि हेपेटाइटिस हुआ है? तो हेपेटाइटिस का मतलब यहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। हेपेटिक का मतलब ही होता है क्या? लिवर। आइटिस बट जुड़ गया मतलब इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर कौन से टेस्ट से कंफर्म होगा? ऑप्शन में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR। तो कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में, ESR हमेशा बढ़ी हुई रहती है, घटी हुई तो ना के बराबर रहती है, बहुत रेयर केस में रहेगी, तो घटी हुई तो नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। हेपेटाइटिस होगा कब? जब आपके लिवर में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और होगा जब आपकी बॉडी में जो बिलिरुबिन का लेवल क्या है? बढ़ जाए। क्या है? बिलिरुबिन का लेवल है जो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट कंफर्म करेगा हेपेटाइटिस को होगा सीरम बिलिरुबिन लेवल एलिवेटेड। एलिवेशन का मतलब बढ़ा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वन इज Which of the following is the bullet shaped virus? इनमें से बुलेट शेप्ड वायरस कौन सा है? हर्पीज जूस्टर, मीजल्स, रेबीज या फिर HIV वायरस। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट झारखंड पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है बुलेट शेप्ड वायरस।
तो बुलेट शेप्ड वायरस है यहाँ पर रेबीज वायरस, कौन सा, रेबीज वायरस है जो कि बुलेट शेप्ड वायरस में कंसीडर किया जाता है। शेप ऑफ वायरस यदि आपको बात करें, बुलेट शेप वायरस कौन सा है, रेबीज वायरस। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर हियरिंग। तो हियरिंग के लिए कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग लॉस के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर जो 3 ड्रग है वो आपको अलग ही लग रही है सभी एंटीबायोटिक, चारों हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट क्लास चॉइस की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और यहाँ पर ये जो ड्रग है एंटीबायोटिक के लिए, तो इसमें आपकी जो 8वें नंबर की जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो यहाँ पे डैमेज कर सकती है, कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज डीएमपीए एंड नेट-ईएन कंटेंस। तो जो डीएमपीए है क्या है, डीएमपीए है और नॉरएथेस्टेरोन एनान्थेट है जिसको नेट-ईएन नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, ये दोनों इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। ओनली एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरोन, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको पता है कि फीमेल की जो ओवरी है जो हार्मोन रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कुछ कम लेवल पर रिलीज करती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग को थिक करना। तो यहाँ पर यदि आप और ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन भेजेंगे तो क्या होगी, लाइनिंग थिक होगी, प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी वही काम है, डीएमपीओ नेट-ईएन। कौन सा हार्मोन रहेगा इसमें, होगा इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। डीएमपीए हर महीने एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट किया जाने वाला क्या है, शॉर्ट के नाम से भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंतरा के नाम से मिल जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। नेट-ईएन है जो नेट-ईएन हर 2 महीने में, तो डीएमपीए 150 mg यदि इंजेक्ट कराते हैं तो हर 3 महीने में एवरी 3 मंथ्स में, और यदि 6 महीने में कराते हैं तो 300 mg एवरी 6 मंथ में। नेट-ईएन है जो 200 mg एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में इंजेक्ट किया जाने वाला शॉट है। फिर फेलियर रेट की बात करें हम, तो फेलियर रेट डीएमपीए के कितने हैं, 0.1%, और जो नेट-ईएन है इसके 0.4%। तो यहाँ पर यदि डीएमपीए की बात करें तो अंतरा नाम से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट नाम से आ सकता है, या फिर इसमें कौन सा हार्मोन रहेगा, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन डीएमपीए और अंतरा के नाम से अवेलेबल रहता है, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है, हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। तो जो होल ब्लड है किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है, स्टोरेज करके रखा जाता है कि जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, जो ब्लड बैंक में रखा जाता है। ऑप्शन में आपको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। जो होल ब्लड है इसका स्टोरेज टेम्परेचर पूछा गया है कि संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है। तो संपूर्ण रक्त का मतलब है यहाँ पर होल ब्लड। तो होल ब्लड का स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो होल ब्लड का टेम्परेचर सेट किया जाता है। होप आपको प्रॉपर दिख रहा हो। तो यहाँ पर होल ब्लड में आपका यदि होल ब्लड की जगह आपको आरबीसी सेल पूछे तो ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक है जो 35 दिनों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करें, ये आपको अलग से याद रखना है कि यदि होल ब्लड पूछा है तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, वो भी 1 साल तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स के लिए रखा जा सकता है 22 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस पर ओनली फॉर 5 डेज। यहाँ पर आपको बेसिक से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में होल ब्लड पूछते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पूछते हैं और
यदि ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जो यहाँ पर कितने टाइम के लिए रखते हैं वो बस पूछते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विच इज द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोआगुलेशन प्रोसेस, स्कंदन प्रक्रिया का अंतिम या अंतिम उत्पाद कौन सा है। लास्ट और एंड प्रोडक्ट कौन सा है कोआगुलेशन प्रोसेस का, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजन। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है कोआगुलेटिंग फैक्टर्स के साथ में आपकी बॉडी में, तो यहाँ पर कोआगुलेशन होगा जब जो थक्का बनता है, थक्का बनने की प्रोसेस का लास्ट जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या है, ये है सभी क्लॉटिंग में जो कोआगुलेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प सब करते हैं, लेकिन लास्ट प्रोडक्ट बनता है फाइब्रिन। क्या बनेगा, फाइब्रिन, स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट, जो कि यहाँ पे लास्ट फाइब्रिन के पहले क्या आता है, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर टिश्यू डैमेज होने के टाइम से स्टार्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन। तो आपको यहाँ तक की स्टेप याद रखना है। जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, भी यहाँ पे है, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, दूसरा कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है टिश्यू फैक्टर, क्या है, टिश्यू फैक्टर, चौथा आइसोनियाजिड कैल्शियम। आपको एग्जाम में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो कोआगुलेटिव फैक्टर है वो होता है, तो होता है कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम। फिर लेबाइल फैक्टर 5वें नंबर पर है, 6वें पे अनअसाइंड है, मतलब 7वें नंबर का, सॉरी 6वें नंबर का कोई फैक्टर नहीं दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पर 7वां में तो प्रो कन्वर्टेंट, 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसी की कमी से हीमोफीलिया होता है। याद रखें हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, सॉरी इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्यों कहा गया, क्योंकि फैक्टर 8 होता है जो कोआगुलेशन के जो यहाँ पर फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, तो 8वें नंबर के फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण ही हीमोफीलिया होता है। फिर 9वें पे आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और इसको कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। 11वें पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीग्रेंट, 12वें पर है हैगमैन और 13वें पर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिर यहाँ पर आपको मोस्टली जो अब यहाँ पे आपके क्लॉटिंग फैक्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसको आपको शॉर्ट में भी 5 मिनट के वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्लॉटिंग फैक्टर से आपको क्या क्या आता है। पहला पीटी टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और यहाँ पर आपको फिर आते हैं इसके फैक्टर, कैल्शियम कहाँ पे एक्ट करेगा, कौन सा हीमोफिलिक फैक्टर है तो 8वें नंबर के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा तो वो होगा फाइब्रिन। ये बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल, फीटल एंड न्यूबॉर्न इज, तो कौन सा हीमोग्लोबिन सबसे आम है, कॉमन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो नॉर्मल फीटल है और न्यूबॉर्न बेबीज है, HbF, HbA, HbG या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा फैक्टर है सबसे कॉमन नॉर्मल, फीटल और न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है। यदि बच्चा क्या है, नॉर्मल है, न्यूबॉर्न है और फीटस मतलब यूट्रस में है तब, तो यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम तो वो होता है HbF। क्या है, HbF है जो HbF, Hb का मतलब है यहाँ पर क्या, हीमोग्लोबिन। तो जो HbF हीमोग्लोबिन है वो बच्चों में पाया जाता है, किसमें, बच्चों में पाया जाता है। तो जो नॉर्मली है वो कौन सा है, वो HbF एडल्ट में पाया जाता जाएगा, सॉरी न्यूबॉर्न बेबीज में और फीटल में क्या होगा, हीमोग्लोबिन F, HbF अल्फा 2 गामा 2। लेकिन यदि एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में पाया जाएगा ये कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाएगा 1 ईयर के बाद, 6 to 12 मंथ की एज तक के जो हीमोग्लोबिन HbF है रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन A से, अल्फा 2 बीटा 2। पहले अल्फा 2 गामा 2 है HbF में, लेकिन फिर अल्फा 2 बीटा 2 जो चेन है यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन वाली चेन है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, HbA, मतलब अल्फा 2 और बीटा 2। पहले होता है अल्फा 2 और गामा 2। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबीज में और फीटल लाइफ में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, HbF मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। फिर HbA में, HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन इन एडल्ट, तो यहाँ पर एडल्ट में कौन सा होगा, HbA। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स? इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। क्या है? रेड ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, सभी लिम्फोसाइट्स के पार्ट्स हैं, टाइप है। तो जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या है? वो कहलाती है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। लिम्फोसाइट करती हैं आपकी हेल्प जब आपकी बॉडी में कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल आ जाए तो लड़ने में हेल्प करेंगी। आपका जो ये कह सकते हैं कि डिफेंडर सेल है वो क्या है? वो है लिम्फोसाइट्स। फिर थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ही है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपका और जो थ्रोम्बोसाइट है करेक्ट आंसर। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं गुड अटैचमेंट साइन के, कि बच्चा जो बेबी है प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं। ऑप्शन में है बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात की जा रही है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है या नहीं। वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहला बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, बड़े तरीके से मुंह खोलेगा। लोअर लिप हमेशा जो नीचे का लिप है बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड। बेबी का चिन है जो माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा और एरियोला का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन होगा। अब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि बेबी का माउथ वाइडली ओपन होगा। थर्ड भी सही है कि ब्रेस्ट को चिन है जो ब्रेस्ट को टच करेगा। लास्ट है जो एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा, मेजर पार्ट एरियोला का बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। लोअर लिप है जो कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। क्या रहेगा? बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्ड रहेगा, ना कि इनवर्ड। देखिए यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन में बेबी जो फीड करते करते माँ के फेस को भी देखेगा, नोज क्लोज रहेगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, बट जो आपके कार्डिनल साइन में कंसीडर किया जाता है वो यही होता है कि बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, चिन है ब्रेस्ट को टच करेगा, साथ ही साथ बेबी के जो लिप्स हैं वो आउटर वर्ड रहेंगे, लोअर लिप है जो आउटर वर्ड रहेगा, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा लोअर लिप टर्न इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है। बट यदि पूरे 4 साइन की बात करें तो यहाँ पे आउटवर्ड होगा लोअर लिप। नेक्स्ट वन इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। कितने से कम वजन हो बच्चे का तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 2.5 kg। तो जब भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलरली बच्चे में दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि बच्चे का वजन कितने ग्राम से कम हो तो ये नहीं देना। जैसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, 1 किलोग्राम से कम बच्चे का वजन है तो डोज भी हाफ कर देते, 0.5 कर देते हैं। यदि बच्चा नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल बर्थ वेट है 2.5 kg तो पूरा देंगे, आप 1 देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में है, लेकिन यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है तब आपको उसके लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं देना है। यू हैव टू वेट एंड वॉच कि जब तक बच्चा है जो 2 किलोग्राम वजन कंप्लीट करके ना हो जाए तब तक आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये माँ से बच्चे में जा सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी जा सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है जो मोस्ट ऑफ द नीडल प्रिक इंजरी से भी होने के चांसेस रहते हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल केयर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनको कंपलसरी रखा जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगी हुई हो, क्योंकि आप मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो उस टाइम पे नीडल प्रिक होने के चांसेस आपको रह सकते हैं। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दी जाती है। लेकिन बच्चे का वजन यदि 2 किलोग्राम से कम है तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। आप वेट करेंगे कि जब बच्चे का वजन
2 किलोग्राम क्रॉस कर जाएगा तब आप उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के डोज को 0 में कंसीडर किया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यदि वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको नहीं देना, जब 2 kg हो जाएगा तब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। प्रोलैप्स का मतलब है कि क्या है? बाहर की तरफ निकलना। अब यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा होगा जो कॉर्ड को बताएगा कि वो बाहर की तरफ जा रही है? तो वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? कॉर्ड की साइज कभी भी छोटी तो नहीं होगी। मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन यहाँ पर प्रोलैप्स होने के बाद होंगी, पहले नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, वल्वा के बाहर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स टाइप है, अब एक क्लिनिकल टाइप है कॉर्ड प्रोलैप्स के, पता चलेगा कि कॉर्ड वल्वा के बाहर की तरफ आ गई है, मतलब क्या है? प्रोलैप्स हो गई है। तो यहाँ पर इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन टाइप है, मतलब कॉर्ड क्या है? इनसाइड द वेजाइना के अंदर रहेगी लेकिन वल्वा के बाहर आ जाएगी, जो कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण होगा, और सबसे कॉमनली यही होगी। और कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से ही पहले बाहर आ जाए। इंटैक्ट रहे बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो बैग है वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगी मेम्ब्रेन, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइनल एग्जामिनेशन में पाल्पेट हो जाएगी कि बेबी नहीं है बाहर, पहले कॉर्ड बाहर आ गई है। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इट नॉट फेल्ट बाय द फिंगर। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तभी फील नहीं होगी, लेकिन ये जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उस टाइम पे जरूर फील होगी। सबसे कॉमनली जो प्रोलैप्स होती है वो होती है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली। तो जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसमें न्यूरल ट्यूब कितने दिनों में क्लोज हो जाती है? ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, ऑन 11th डे, बाय 4th to 5th डे। तो सबसे पहले बच्चे में बनती है न्यूरल ट्यूब। क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब। कंसीव करने के बाद है जो सबसे पहला क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब। और एक क्लोज होने का ड्यूरेशन क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं। माँ को फॉलिक एसिड भी दिया जाता है ताकि न्यूरल ट्यूब है जो प्रॉपर बने, और जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी प्रिवेंट किया जा सके। तो फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इस टाइम पे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए जो न्यूरल ट्यूब है कितने वीक में क्लोज होगी, अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।